Welcome everyone to the session 14.6 that is PN junction. So इस टॉपिक में हम लोग इसके पहले जो देखे हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें इंट्रिंसिक का कन्वर्ट होके मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहां एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड है। जिस टाइप की हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी के हिसाब से जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स है उनका नेचर प्रोड्यूस होता है, जिसमें पॉजिटिव या होल्स ये एक्सेस करंट कैरिंग कंडक्टर या पार्टिकल्स के रूप में काम करेंगे। इसे हम पॉजिटिव पी टाइप, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहने की वजह से करंट कंडक्शन होगा है उसे हम लोग निगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विद द थिंग दैट पीएन जंक्शन में क्या होगा कि हम ऐसे एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के मटेरियल को अगर एक दूसरे के पास कनेक्ट कर दे तो पी में होल्स ज़्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एक दूसरे के साइड में आएंगे और एक न्यूट्रल लेयर तैयार होगी। सो ये तैयार होता है वो जंक्शन। जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्यूज होंगे टुगेदर तब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। और इसका जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल एज इन बेस बोल के जो चूज किया है वो सिलिकॉन है। सो पी टाइप सिलिकॉन का बेस, आप जर्मेनियम भी ले सकते हो, और एन टाइप सिलिकॉन, इसमें होल्स ज़्यादा होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। जब दोनों एक दूसरे के पास ले आएंगे तो ये जो कनेक्टिविटी बन रही है इसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस, या एक्चुअल सेंस में होता क्या है। तो यहाँ पहली जो प्रोसेस होती है ये होती है डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन है क्या? तो अगर हम देखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ कैरियर्स बोथ साइड में है ये डिफरेंट होगी। डेंसिटी डिफरेंट होना मतलब इन दोनों की अगर साइज सेम है और यहाँ पे से 10,000 होल्स है तो इसकी डेंसिटी हाई हो गई, और यहाँ पे अगर 5,000 होल है तो इसकी भी डेंसिटी हाई है, लेकिन कंपेयर टू पी टाइप यहाँ डेंसिटी कम है। तो अगर हम डेंसिटी कैरियर्स मतलब पी टाइप और एन टाइप या होल्स और इलेक्ट्रॉन बोथ साइड के अगर अलग अलग ले, और ये लार्ज डेंसिटी ग्रेडियंट जब एग्जिस्ट होता है, ग्रेडियंट का मतलब होगा बच्चों डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ कितने का ग्रेडियंट तैयार हो रहा है? 10,000 माइनस 5,000, 5,000 का डिफरेंस तैयार हो रहा है। ओके, तो हमें ऐसे पी और एन टाइप के मटेरियल लेने हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो और उन डेंसिटी का ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो, मतलब डेंसिटी का डिफरेंस भी रहे। कहाँ पे? बोथ पी और एन जंक्शन में। अब क्या होता है कि जैसे ही ये पहले तो दो कारण रहेंगे। एक तो यहाँ पे होल्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, इसीलिए एक दूसरे के बीच में आकर्षण रहेगा, अट्रैक्शन, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा और क्या रहेगा कि डेंसिटी ग्रेडियंट रहेगा, मतलब डिफरेंस रहेगा। तो ये 10,000 को 5,000 या ये 5,000 इलेक्ट्रॉन को जाकर जगह भरनी है, 10,000 जगह है, बट एवरीबडी विल ट्राई टू फेच एज मच एज प्लेस ही कैन। मतलब 5,000 को एक्चुअल सेंस में पता नहीं है ना यहाँ 10,000 होल्स की जगह खाली है, या 10,000 होल्स को पता नहीं है 5,000 इलेक्ट्रॉन है, तो एवरी इलेक्ट्रॉन व्हाट विल ट्राई, जैसे बड़े हॉल के अंदर घुसते वक्त अगर बाहर भीड़ है तो अंदर जल्दी घुसने की कोशिश करेंगे ताकि सीट मिले। तो जैसे ही ग्रेडियंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो माइग्रेशन को क्या मिलता है? पुश मिलता है, फोर्स मिलता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो एन साइड के है और पी टाइप के जो होल्स है ये दोनों एक दूसरे के साथ दौड़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के होल्स के अंदर जो पी टाइप मटेरियल के है वहाँ पे जाकर सेटल डाउन होते हैं। सो दे fill up the holes in the p-type material and thus produce negative ions. Holes from p side migrate into n region
सेम तरीके से ये वाला हो गया। मतलब ये कैसे सीन हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये डिफ्यूजन की आप डायग्राम देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने माना है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ चला गया तो यहाँ तो ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इस जगह पे होल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का होल इधर चला गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आया है। इस तरीके से ये वाली चीज होगी। अगर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर जा रहे हैं, फिर भी उनकी वैकेंसी कहीं ना कहीं पे होल के रूप में पीछे छूटती जा रही है। तो ये जो भी प्रोसेस होगा, मतलब ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से जो माइग्रेशन ऑफ एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पी टाइप ऑफ मटेरियल में हो रहे हैं, या पी टाइप के अंदर के होल्स एन टाइप के अंदर मूव हो रहा है, इस वजह से पी टाइप रीजन नियर द जंक्शन ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे एन टाइप ऑफ रीजन नियर द जंक्शन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से हुआ है? डोनर आयन की वजह से। और निगेटिव किस वजह से होता है? एक्सेप्टर। इफ यू डू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स, आपके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आप कहीं कर्जे में हो, निगेटिव में हो, आपने अगर किसी को कुछ चीज दे दी है, पॉजिटिव चीज डेवलप हुई है, दिया है आपने, इट मीन्स देयर आर डोनर आयंस। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पीएन जंक्शन के अक्रॉस, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जब ये डिफ्यूजन हो रहा है कैरियर्स का जंक्शन के आर पार, तो इस वजह से एक्यूमुलेशन भी होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल। तो ये वाली डायग्राम आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, इससे समझने में हेल्प होगी। सो 14.17 पोटेंशियल बैरियर एंड द डिप्लेशन लेयर। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, रेड कलर से बता रहा है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से बता रहा है। अब जैसे ही इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट करते से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ के पॉजिटिव इधर जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में मिलकर एक न्यूट्रल बेल्ट तैयार करेंगे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के साइड में आके भी न्यूट्रल बेल्ट तैयार करेंगे। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ में मिल गए, ये बना रहा है ये रीजन, यहाँ पे ये न्यूट्रल रीजन है। ठीक, मैं इसको अलग तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। देखिए, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोगों ने लिया है। ओके, नाउ पी टाइप वाला जो मटेरियल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एन टाइप वाला जो मटेरियल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। लेकिन भाई यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे कुछ, और जहाँ निगेटिव चार्ज है वहाँ कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होंगे। जमाने से एक दूसरे को मिलने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दैट्स वाई दिस पॉजिटिव विल गो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद दिस इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके यहाँ पे इन्होंने पहले पहले बना लिया न्यूट्रल। सेम तरीके से यहाँ पे भी जो पॉजिटिव है, मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव पी टाइप के यहाँ आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से यहाँ आ गए, और इनके कॉम्बिनेशन से यहाँ एक न्यूट्रल लेयर तैयार हो गई। ये वाली न्यूट्रल लेयर हम ये ब्लू से बता देते हैं। ओके, अब क्योंकि ये न्यूट्रल लेयर तैयार हो चुकी है, तो अब यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव और इस साइड में निगेटिव निगेटिव है। ये तो आना चाहते हैं और पॉजिटिव इधर, लेकिन जब तक के ये इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक के ये फ्लो वापस से कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और क्योंकि यहाँ पे अभी पॉजिटिव है, इसीलिए इस साइड के जो निगेटिव चार्ज रहेंगे, ये निगेटिव चार्ज अभी यहाँ पे
जल्दी इकट्ठा हो गए। वाई? बिकॉज ये पॉजिटिव की लेयर बाकी के पॉजिटिव को अभी अपोज करेगी इधर आने में। इधर भी सेम चीज है, जो कुछ ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ये वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के अंदर यहाँ से ऐसा बैरियर तैयार कर देंगे, और निगेटिव जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये अंदर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर की साइड में पुश करेंगे। पल्ले पड़ रहा है? समझ आ रहा है? तो अब ये जो रीजन है, इसी रीजन को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, और ये पोटेंशियल बैरियर के आजू बाजू में ये जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल डिप्लेशन रीजन। ठीक है, समझते हैं। और कि डिफ्यूजन किस चीज का हुआ है? डिफ्यूज हो जाना, एक दूसरे में मिक्स हो जाना। जब भी जंक्शन के अक्रॉस के कैरियर एक दूसरे के साथ में मिले, तब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करके यहाँ पे पक्के जम गए जंक्शन के अक्रॉस। और इस कारण ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा हुए इस बैरियर लाइन में, इसको कहा है हमने पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर का मैग्नीट्यूड 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम्स में भी आपको आ सकता है, नहीं आएगा ही। तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.6 टू 0.7 वोल्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जर्मेनियम जो मटेरियल है, जर्मेनियम के लिए 0.3 टू 0.35 वोल्ट। अब यहाँ से समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसे मटेरियल चूज करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जो हम क्यों ऐसे मटेरियल चूज करते हैं जो कैसे रहे, सिलिकॉन के बने हैं। सिलिकॉन ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है। पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है तो इसको कंट्रोल हम ज़्यादा वोल्टेज पे भी कर सकते हैं। जर्मेनियम बड़ा नाजुक है, इतना कम वोल्ट है, अगर इसको थोड़ा ज़्यादा भी वोल्ट दे देंगे तो फट से ये बिल्कुल कंडक्शन फ्लो कर देगा। अब इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से क्या हो गया अभी? एक तो ये जो कंटिन्यूस डिफ्यूजन हो रहा था, इधर के चार्ज इधर चले जाना या इधर के चार्ज इधर आ जाना, ये वाला बंद हो गया। ठीक। दूसरा, ये जो रीजन था अक्रॉस पीएन जंक्शन का, वेयर देयर आर नो चार्जेस, इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर और द डिप्लेशन रीजन। मतलब क्या? ये तो भाई पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, होना क्या चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की मेजोरिटी। लेकिन अभी ये यहाँ तक के अगर आप लोग देखोगे ये वाला रीजन, तो यहाँ पे ये तो पूरा न्यूट्रल हो चुका है और यहाँ पे इस साइड में नेगेटिव चार्ज है। तो रीजन अक्रॉस पीएन जंक्शन जहाँ पे कोई भी चार्ज ऐसा फ्री जो करंट कैरिंग के लिए या मेजोरिटी नहीं है, वैसे रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अगर इधर के चार्ज इधर तक के दौड़ा के करंट फ्लो करवाना है तो पहले इस दीवार को तोड़ना होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन एंड द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर कैन बी कंट्रोल्ड। ये एक नया पॉइंट दिया है। क्या इस दीवार की आप मजबूती कंट्रोल कर सकते हो? जी हाँ। ये पी और एन टाइप के जो मटेरियल है, इसके अंदर डोपिंग कितने क्वांटिटी में करनी है और ग्रेडियंट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रखना है, ये अगर पता चल जाए तो आप लोग इस दीवार की मजबूती भी पता कर सकते हो। मतलब डिप्लेशन या पोटेंशियल बैरियर कितनी पावर का है। पोटेंशियल बैरियर तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ रहेगी, ये वाली विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो। ओके। और इसको थोड़ा सा डिटेल में एक पिक्चर से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पड़े में। ये देखिए, देखो भाई क्या हुआ। फिगर 14.18 इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन। सो जैसा हमने बताया था, ये कौन सा रीजन है हमारा? पी टाइप रीजन है। भले ही पी टाइप रीजन है, कुछ तो नेगेटिव चार्ज रहेंगे ना। ये वाला कौन सा रीजन है? एन टाइप रीजन है। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। अब यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव साइड के, पॉजिटिव जो होल्स है इसके साइड में डिफ्लेक्ट हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अब जब ये अट्रैक्ट हुए तो ये दौड़ के यहाँ से निकल लिए।
दौड़ के निकल लेने के बाद में ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर काय की है, बैलेंस, जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ में मिल लिए। अभी यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड में क्योंकि इधर से पॉजिटिव होल जुड़े हैं, इधर से निगेटिव होल जुड़े हैं, तो इन दोनों का आप यहाँ पे बैटरी पैटर्न देख सकते हो, जहाँ पे पॉजिटिव रॉड और निगेटिव रॉड और बीच में न्यूट्रल लेयर। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, ये इस तरीके से एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस तैयार हो गया। और इसी को ब्रेक करना हमारा मेन काम है। इसी को अगर हम लोग ब्रेक करने में कामयाब हो गए तो फिर वापस से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। अभी ब्रेक कैसा करोगे, चार्ज के बैरियर को चार्ज ही ब्रेक डाउन करेगा, और वहां से कॉन्सेप्ट आता है फिर हमारा ये बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के अंदर हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे, और वो बैटरी जिस तरीके से लगाएंगे उस हिसाब से बाइसिंग दो टाइप की होगी, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा बैकवर्ड बायस या रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मेनली कहा जाता है। अब फॉरवर्ड बायस क्या है जी, बहुत सिंपल है। फॉरवर्ड बायस में ये वो दीवार है जो हमें गिरानी है, इधर पी टाइप वाला मटेरियल, इधर एन टाइप ऑफ वाला मटेरियल। तो फॉरवर्ड मतलब सामने जाना, मतलब सीधा सीधा जाना। तो बैटरी ऐसी जोड़ो कि पी वाले को पॉजिटिव और एन वाले को निगेटिव लग जाए। जैसे ही पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव लगेगा तो पी वाले जो होल्स है पॉजिटिव, ये इधर से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, और एन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेस में हैं बैटरी में, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। दोनों इधर और इधर पुश करेंगे तो दब के दोनों साइड से ये वाली दीवार टूट जाएगी। ये तरीका हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का। रिवर्स बाइसिंग के अंदर वापस से पी टाइप मटेरियल, बैरियर, एन टाइप मटेरियल लिया, पॉजिटिव। अब रिवर्स में उल्टा, पी में पॉजिटिव जोड़ा था तो पी में निगेटिव जोड़ो। अब ये इधर से अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब निकल रहे हैं तो कुछ समय के बाद में यहाँ पे भी इफेक्ट चालू होगा और ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट्स वेरी मच सिंपल। सो अ सुटेबल वोल्टेज नीड टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली। हम लोग एक्सटर्नली एक सुटेबल वोल्टेज इस तरीके से लगा रहा है ताकि ये जो जंक्शन है, लिखा भी है यहाँ, एक्सटर्नली लगाना है, सो दैट द चार्ज कैरियर्स कैन ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर एंड मूव अक्रॉस द जंक्शन। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से एक्सटर्नली हमें लगाना है ताकि ये पोटेंशियल बैरियर के पावर से मूव हो सके। अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे देखिए डिप्लेशन रीजन, फॉरवर्ड रिवर्स, ये यहाँ पॉजिटिव लगाया है पी टाइप को और निगेटिव लगाया है एन टाइप को, और यहाँ पे एन टाइप पॉजिटिव में एन टाइप और निगेटिव में पी टाइप आपका ये लगाया है। तो बाइसिंग ऑफ, वेलकम टू द सेशन, लेट्स बिगिन विथ बाइसिंग अ पीएन जंक्शन। सो बाइस ये एक वर्ड है। सो बाइसिंग मीन्स टू टेक अ साइड, ठीक है, एंड पीएन जंक्शन तो हमने देखा है। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के अंदर इसके पहले हमने फॉरवर्ड और रिवर्स इस प्रकार के दो बाइसिंग होते हैं वो देखा है, मतलब वो मैंने बताया है। टेक्निकली इस पॉइंट में होता क्या है, तो हम लोग ये तो देख चुके कि जब पी और एन टाइप के मटेरियल एक दूसरे के पास ले आएंगे, उस केस में हमें एक डिप्लेशन रीजन मिलता है जहाँ पे चार्ज एक दूसरे के साथ में फिक्स होके एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करते हैं। अब इस बैरियर को जब तक के ब्रेक ना करो तब तक के इंटरनल चार्ज P टू N और N टू P फ्लो नहीं होंगे।
अगर चार्ज पार्टिकल्स फ्लो नहीं हुए मतलब करंट यहां से नहीं बनेगा, लेकिन करंट बनाएगा तो ही ये जो मटेरियल है इसकी यूटिलिटी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली बाहर से एक सुटेबल वोल्टेज अप्लाई करेंगे जंक्शन पे। सो एक्सटर्नली हम लोग एक वोल्टेज का सोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, बैटरी और सेल। और यहाँ पे फिर क्या केस होगी कि बाहर से आप जो जोर लगा रहे हो ये अंदर का ये जो मजबूती है इससे ज़्यादा रहनी चाहिए। ये बेसिक कंडीशन मीन्स डिप्लेशन रीजन के अंदर जो भी पोटेंशियल डेवलप हुआ है तो बैटरी का पोटेंशियल इस डिप्लेशन रीजन के पोटेंशियल से ज़्यादा रहे। अब ये बैटरी दो तरीके से लगा सकते हैं और इस हिसाब से इसके दो पार्ट बने हैं, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में अगर हम पी टाइप के मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़े और सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन के एंड वाली साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़े, इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के पी वाली साइड में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मतलब अपोजिट टर्मिनल जोड़ते हो और जहाँ पे एन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है उस जगह बैटरी का पॉजिटिव साइड जोड़ोगे, मतलब अपोजिट अगर हम लोग टर्मिनल्स कर दे तो इसे रिवर्स बायस जंक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से बायसिंग दो टाइप से, पी टाइप और एन टाइप। डिफरेंस क्या है, अगर आप फॉरवर्ड बायस मोड में पीएन जंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो तो लार्ज अमाउंट के अंदर करंट फ्लो होगा। ये लार्ज अमाउंट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये भले ही हम लार्ज कहें लेकिन ये नॉर्मली फ्यू मिली एम्पियर्स का होता है। सो मिली इज 10 to the power -3, so 10 to the power -3 amperes is the range for the forward biased mode current। while रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन अगर हम लोग लगाए तो कैरियर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर फ्लो होते और स्मॉल करंट जो प्रोड्यूस होता है ये माइक्रो एम्पियर मतलब 10 to the power -6 एम्पियर इस मैग्नीट्यूड का होगा। इसीलिए हम इसे अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे वन वे स्विच और गेट। गेट में आपको एंड गेट, नॉर और नैंड इस तरीके के अलग अलग गेट्स आएंगे। तो गेट का मतलब स्विच ही आप कंसिडर कीजिए, जहाँ पे इनपुट अगर आप जो दे रहे हो इसके हिसाब से आउटपुट कॉम्बिनेशन से डिसाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसके प्रॉब्लम होंगे। इट कंडक्ट्स इजीली in the forward bias and act as open switch in the reverse bias because रिवर्स बायस के अंदर मोस्टली मटेरियल ब्रेकडाउन होता है और बहुत ही कम जगह रिवर्स बायस का एप्लीकेशन है, लेकिन फॉरवर्ड बायस के अंदर मैक्सिमम जगह हम लोग इस पीएन जंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जो डिप्लेशन रीजन तैयार हुआ था उसकी कुछ खासियत है, क्या क्या है? सो फीचर्स ऑफ द डिप्लेशन रीजन। पहला, क्यों फॉर्म होता है डिप्लेशन रीजन? सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन्स एंड साइड से और पी साइड से पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और एक न्यूट्रल लेयर तैयार करेंगे। सो ये थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन की साइड में दौड़ेंगे, बिकॉज पी इज होल, होल का कोई अस्तित्व नहीं है, आप देख नहीं पाते हो, तो जब एन टाइप के रीजन से एक्सेस इलेक्ट्रॉन पी टाइप के रीजन में जब दौड़ेंगे, इस वजह से जाते हुए इलेक्ट्रॉन एन रीजन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज छोड़ जाएंगे। अब ये जो पी रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे ज़्यादा। पहले पॉजिटिव थे लेकिन अब कुछ पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो चुके हैं, तो निगेटिव चार्ज जो पहले नहीं थे या पहले थे उसके कंपैरिजन में एक्सेस हो गए। और एन रीजन के अंदर उसके अपोजिट, एन रीजन में पहले सिर्फ निगेटिव चार्ज ही थे और कुछ मात्रा में होल्स थे, लेकिन अब एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दौड़ जाने की वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब होल्स है ये इंक्रीज हो गई।
अब accumulation of the charge on the other side of the junction result in forming a potential barrier and prevent the flow of charge। ये समझने वाली बात है। इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक मेथड के अंदर मेथड में समझने की कोशिश करेंगे। पी टाइप ऑफ मटेरियल के अंदर यहाँ आपके पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली जगह थी, और इधर भी एक आध पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे निगेटिव एक चार्ज, लेकिन यहाँ निगेटिव मिनी चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जैसे ही इधर आ गया तो यहाँ निगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, और इस लोकेशन में आपको मिलेगा होल का क्रिएशन। ये न्यूट्रल लेयर के जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ में मिलके न्यूट्रल जोन बना लेगा, उसके आजू बाजू में अब आपको अपोजिट जो चार्ज है मतलब इधर के निगेटिव 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 एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इधर के पॉजिटिव 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 एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव अब यहाँ के एक्सेस पॉजिटिव को अपोज करेंगे, नहीं आना। यहाँ के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो नए तैयार हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इधर नहीं जा पाएंगे। सो देयर इज नो चार्ज इन द रीजन। चार्ज का बेसिकली फ्लो नहीं होगा। So depletion region has higher potential on N side and lower potential on the P side of the junction. Why they are telling this? This is very much important. Logically अगर समझने की बात आ रही है तो कि depletion region जो रहेगा ये higher potential N side में क्यों देगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे, तो पॉजिटिव साइड कहाँ पे अच्छी डेवलप हो रही है इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से N साइड में, इसीलिए हायर पोटेंशियल कहाँ पे N साइड में। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पे जा रहे हैं? P रीजन में जा रहे हैं, जहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो लो पोटेंशियल है ये वाला P साइड के अंदर बताया जा रहा है। होप सो दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग अहेड कि ये PN जंक्शन अभी अगर बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो इसकी एक प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं फैब्रिकेशन ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। व्हाट इज हैपनिंग इन फैब्रिकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड? सो आपने एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, और प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में N टाइप ऑफ इम्प्योरिटी और P टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होल करके इस तरीके से इंसर्ट की। दोनों साइड से जब आप ये इंसर्ट करोगे इम्प्योरिटी, तब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में मोबिलिटी ऑफ होल्स ये लेस दैन इलेक्ट्रॉन रहती है, इसीलिए होल कम करंट कैरी करता है। ओरिजिनल सेंस में अगर आप लोग देखोगे तो होल ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो पिछली जगह है वो जो खाली रही है उसे हम कहते हैं। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन ये बहुत फास्ट मूव होंगे, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होल क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो दैट्स वाई पहले इलेक्ट्रॉन घूमे और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे खाली जगह छोड़ जाए वहाँ होल तैयार हो, इसीलिए मोबिलिटी मतलब मूवमेंट की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की फास्ट है कंपेयर टू होल। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग। इलेक्ट्रॉन फिजिकल एंटिटी है, दिखते हैं आंखों से, नेक्ट आई से भले ही ना दिखे, लेकिन इसका अस्तित्व है, तो ये ज़्यादा फास्ट मूव होगा और होगा ही। लेकिन होल जो कि खाली जगह है ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बाकी भी जगह खाली जगह रहेगी ना, तो नॉट नेसेसरी कि वो उस जगह अट्रैक्ट हो। ये जो इम्बैलेंस रहता है दोनों करंट का, ये हम रिमूव कर सकते हैं कैसे? डोपिंग परसेंटेज इन द पी रीजन से, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मोबिलिटी होल्स की है ये वाली कम पड़ रही है। सो दैट्स वाई हम लोग डोपिंग कर दे पी रीजन को, जिससे होल्स की संख्या बढ़ जाए, और इस डोपिंग को इंक्रीज करने से हम इंश्योर करते हैं कि जो भी पी रीजन के अंदर और एन रीजन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो इक्वल हो। सो जब हम लोगों ने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नॉर्मल वे के अंदर पढ़ा, तब हमने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, बट दिस इज नॉट देयर इन एक्चुअल सर्कमस्टांसेस। मोबिलिटी ऑफ होल्स लो रहती है, और इस वजह से अगर आपको क्या करना है,
करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू करंट ड्यू टू होल्स अगर करना है तो उस केस में आपको पी रीजन की डोपिंग परसेंटेज इंक्रीज करनी ही होगी. Moving on to the next important topic, that is 14.7, and it's a p-n junction diode. So you have seen that p-n junction diode कैसे बनता है, potential barrier क्या है, और p-n junction diode की बाइसिंग भी. तो अब ये जो p-n junction diode है, इसे जब जब मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, गेट बोल के यूज़ कर सकता हूँ या स्विच बोल के यूज़ कर सकता हूँ. तो इस बोथ केस में what I am going to do, I imagine this diode as two electrodes or dielectrodes. That's why they are calling as diode. तो diode क्यों कहा जाएगा, क्योंकि die means two and electrodes means a thing which is having charge upon it. So p are having positive excess charge and n are having negative electrons on them, and that's why they do behave as an electrodes. And overall this जी assembly है, इस assembly को हम लोग कहते हैं p-n junction diode. ये एरो जो इंडिकेट करता है ये conventional current. So what is conventional current? Conventional current, so there are two type of current. One is from high potential to low potential, or always flow from positive side to negative side of the electrode. This is conventional current, which is opposite to the actual current known as electronic current. इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द टाइप ऑफ करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से फ्लो होता है. और इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में. जहाँ हम नेगेटिव टर्मिनल बताते हैं इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक्चुअल सेंस में यही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे. लेकिन जैसा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये जो एक नॉमिनल हाई टू लो वाला कन्वेंशनल अप्रोच है, इसलिए हमने यहाँ होल्स तैयार किए और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, वी डू से डैट कि भाई यहाँ से एक होल इधर गया है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ना इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने के भागने की वजह से. So this is what the concept of the conventional current. So arrow indicate the direction of conventional current, means that to from positive to negative, or p side is called anode and n side is called cathode in the assembly of dielectrodes, that is diode. So forward bias अभी से कैसे बताएंगे? तो ये सिंबल है डायोड का, तो ये डायोड लगा दिया यहाँ, मतलब ये p टाइप आ गया, ये n टाइप आ गया. p को पॉजिटिव जोड़ो और n को नेगेटिव जोड़ो, मतलब फॉरवर्ड बायस. p को नेगेटिव और n साइड को पॉजिटिव अगर जोड़ा तो रिवर्स बायस. अब अगर मैं इस बैटरी की मदद से यहाँ से करंट फ्लो करूँगा, कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर मैं ऐसा करंट फ्लो करता हूँ तो उस केस में थ्रू एमीटर एंड पैरेलल में ज्वाइन किए वोल्टमीटर की मदद से आई डू हैव VI ग्राफ, दैट इज वोल्टेज करंट ग्राफ. इन क्लास 10th फ्रॉम एवरी मटेरियल जहाँ से आप करंट पास कर रहे हो वो ओहम के लॉ को कितना फॉलो करता है ये चेक करने के लिए हम VI ग्राफ या करंट वोल्टेज ग्राफ बनाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आइए देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड में किस प्रकार से वोल्टेज में अगर हम चेंज करते हैं तो करंट में चेंज होगा, और रिवर्स बायस में भी किस प्रकार से ये वाले चेंजेस अराइज होंगे. सो हियर इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू 14.22, दैट इज एसिमेट्रिकल करंट फ्लो थ्रू द डायोड. तो डायोड के अंदर से सिमिलर दोनों भी केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ये एक ही डायग्राम में आपको यहाँ पे पॉजिटिव V प्लस और I. इस डायग्राम को बनाने का आसान तरीका है कि सबसे पहले I और V के अंदर बना रहे हो ना, I सीधा लिख लेना और ऐसा कर देना है. इसको खड़ा I था इसीलिए Y एक्सिस पे हमेशा I बताएंगे और आड़े एक्सिस पे हमेशा V बताएंगे. सो X एक्सिस विल ऑलवेज शो यू voltage and Y axis will always show you current. Okay, now as we are studying forward current, or this current is produced due to forward biasing, तो forward bias के केस में करंट मैक्सिमम निकलेगा
दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मिली एम्पियर। और वही रिवर्स बायस में जब आप अप्लाई करोगे वोल्टेज, तो करंट आपको निगेटिव के अंदर मिलता है, दैट इज माइक्रो एम्पियर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी बैरियर विड्थ है, हमारा एम क्या है कि ये जो बैरियर रहेगा, पोटेंशियल बैरियर, इसको बाहर के जो पोटेंशियल है इसकी मदद से ब्रेक डाउन करना है। So barrier width is reduced and second they are pushed towards the junction and gain extra energy to cross the junction, that is order of few milliamperes. So when in terms of p-n junction, so p when connect with the positive terminal and n when connect with the negative terminal, so this electron will push p side के excessive electron सो दैट इधर से प्रेशर बैरियर पे क्रिएट होगा, और यहाँ से भी वाइस वर्सा पॉजिटिव चार्ज होल्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर से पुश करेंगे। सो दे पुश एंड दैट्स वाई बैरियर की जो विड्थ होती है ये क्या होती है, रिड्यूस होती है। साथ ही साथ ये अपोजिशन की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी गेन होगी जिन एन टाइप के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को और पी टाइप के एक्सेस होल्स को। दैट्स वाई जंक्शन ब्रेक होने की वजह से सडन फ्लो तैयार होगा और ये मिली एम्पियर्स की रेंज का होगा। फॉरवर्ड वोल्टेज में आप देखोगे कि जब आप वोल्टेज बैटरी का इंक्रीज भी कर रहे हो एक्सटर्नली, तो करंट बहुत ही मिनिमम फ्लो हो रहा है, बहुत मिनिमम। और अगर आप इंक्रीज करते हो वोल्टेज, स्टिल इन दैट केस करंट जो है ये वाला मिनिमम ही फ्लो हो रहा है। बट सडन एक जगह पे जहाँ पे ये बैरियर कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, तो पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर जो सिलिकॉन के लिए 0.07 वोल्ट का और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट का होगा, इसके बाद में क्योंकि बैरियर ब्रेक डाउन हुआ तो जो चार्ज पार्टिकल है सडनली फ्लो करना शुरू कर देंगे। इस केस में आपको यहाँ पे कम वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ा है, लेकिन लेस इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज की केस में भी आपका करंट जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया। दिस इज व्हाट हैपन्स इन द फॉरवर्ड बायसिंग। इन रिवर्स बायस की केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो रिवर्स बायस के अंदर इसका अपोजिट सीन चलेगा। उसमें क्या होगा, तो पी टाइप में नेगेटिव टर्मिनल लगा है और एन टाइप में पॉजिटिव टर्मिनल लगा है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले यहाँ के होल तक के पहुँचेंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के होल तक के पहुँचेंगे। ये बट नेचुरल और बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, लेकिन इस मटेरियल के अंदर का करंट कितना फ्लो हुआ है ये चेक करना है, या सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। इस केस में अगर हम लोग सोचें तो रिवर्स बायसिंग के अंदर आप जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग, करंट बहुत ही कम 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 बढ़ेगा। अब ये जो कम करंट बढ़ रहा है ये एक लिमिट तक के बढ़ेगा, लेकिन सडनली जैसे अगर हम लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन से देखें तो ये यहाँ से निगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, जो बाद में इफेक्ट इस बैरियर पे तैयार होगा। और इस बैरियर पे जैसे ही तैयार हुआ तो ये तो ब्रेकडाउन फट से हो गया, लेकिन ये ब्रेकडाउन हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा पॉजिटिव निगेटिव का, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जम चुके हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सडन ब्रेकडाउन होने की वजह से ये कंप्लीट फ्लो इधर आने की कोशिश करेगा और ये कंप्लीट फ्लो इधर जाने की कोशिश करेगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर सडनली क्रॉस कर रहे हैं तो मटेरियल ब्रेक डाउन होगा। तो रिवर्स वोल्टेज की केस में -50 मिली एम्पियर जर्मेनियम में और -20 मिली एम्पियर सिलिकॉन में इतना करंट अगर आपको यहाँ इस केस में मिल रहा है तो ये एक नॉर्मल करंट है एट अ वोल्टेज। अगर आप एक्सेस में वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम का एक ऐसा पर्टिकुलर वोल्टेज उस मटेरियल के लिए रहेगा जिसके बाद में बैरियर ब्रेकडाउन होके मटेरियल जो है यही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और उस वजह से अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो होता है।
और क्योंकि यहाँ अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो हो रहा है, हम यूजुअली रिवर्स बायस के अंदर मटेरियल को यूज़ करना टालते हैं। बहुत कम केस के अंदर, जैसे जीनर टाइप का एक डायोड है जो बहुत ही हाईली डोप्ड होता है, इसी को हम लोग ब्रेकडाउन और एवलेंच रीजन के अंदर चलाते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो स्टार्टिंग के अंदर जो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? रिवर्स बायस में वेरी फ्यू थर्मली जनरेटेड कैरियर्स जो स्टार्टिंग में रहते हैं यही कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स का। बाद में तो मटेरियल ब्रेकडाउन होने के बाद में आपको करंट तो बहुत मिल गया, लेकिन मटेरियल आपको प्रैक्टिकली कहीं यूज करने लायक रहा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? सो अगेन लेट्स सी दिस थिंग इन डिटेल. So this is what your forward biasing is. Let's see. A diode can be used in one-way switch in a circuit and we call it as forward biased. जब एनोड या पॉजिटिव ये हायर पोटेंशियल के साथ में और कैथोड ये निगेटिव पोटेंशियल के साथ में कनेक्ट किया जाए। इसके विपरीत अगर आप एनोड को लोअर पोटेंशियल और कैथोड को हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करो तो उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग. सो दिस इज व्हाट फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग इज. अगर बाहर से कोई वोल्टेज ही अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल, इफ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन, देन वी कॉल इट एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो बायस्ड. सो नॉर्मली लैब के अंदर आपका जीरो बायस्ड आपको पीएन जंक्शन मिलेगा, जिसको आप फॉरवर्ड और रिवर्स बायस लगाकर उसके एमीटर से और वोल्टमीटर से आपको ग्राफ बनाना होता है 12th के एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, 12th में जो आपको एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ये करना एक्सपेक्टेड है. फॉरवर्ड बायसिंग के केस, सो दिस इज एन रीजन, this is P region. P region is attached with positive terminal and N region is attached with negative terminal. That's why it is called as forward biasing voltage. अब इस वजह से क्या हो गया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पे पुश करने लग गया. यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन से जाकर N रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे और पॉजिटिव के होल्स जाकर P टर्मिनल के होल्स को पुश करेंगे. दोनों इधर से पुश और इधर से पुश करने की वजह से ये जो विड्थ है इस पे प्रेशर क्रिएट होगा और क्या होगा, डिक्रीज इन अ विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन. एक ऐसा समय आएगा कि दोनों साइड से आपको बहुत ज़्यादा अगर धक्का दे रहे हैं तो ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन हो जाने के बाद में करंट सडनली राइज होता है. तो जिस पॉइंट पे ये करंट राइज होना शुरू हुआ उसे हम लोग कहते हैं नी पॉइंट, क्योंकि ये घुटने जैसा पोज है. सो नी पॉइंट, और ये हम करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे बता रहे हैं. मटेरियल की हिसाब से ये नी वोल्टेज डिफरेंट होता है. तो 0.7 ये सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट ये जर्मेनियम के लिए है. ठीक, सेम चीज़ और समझेंगे रिवर्स बायस की केस में. रिवर्स बायस में एन रीजन जो है, ये वाला एन रीजन नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे बताया है और पी रीजन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल में. ये यहाँ पे गलत बताया है, बुक की इमेज है. तो यहाँ पे आपको अपोजिट पोलैरिटी अप्लाई करनी है. अगर एन रीजन है तो यहाँ आप पॉजिटिव देंगे और पी रीजन है तो यहाँ पे निगेटिव देंगे. ओके, अब एन रीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में ज्वाइन होकर अगर एन रीजन के इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह रहेगी ये यहाँ पे होल्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब डिप्लेशन लेयर जो है ये इंक्रीज हो रही है. सो इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन हो रहा है. और यहाँ पर भी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जाकर अगर ये पॉजिटिव होल्स के अंदर सेटल डाउन हो रहे हैं तो ये न्यूट्रल लेयर इंक्रीज बन रही है, मतलब डिप्लेशन रीजन इस एरिया से भी बढ़ रहा है. So in reverse biasing what is happening, increase in the width of the depletion region. अब ये width of depletion region जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा और हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब कोई भी टाइप का करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा.
So increase in width of depletion region happens due to increase in the reverse bias voltage. However, फिर भी एक स्मॉल लीकेज करंट इसमें से फ्लो होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे भले ही इतने सारे नेगेटिव रहेंगे, कुछ तो पॉजिटिव रहेंगे, तो वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव की वजह से इधर की साइड में अप्रोच करता है। इसे हम लोग कहते हैं लीकेज करंट। इट डज फ्लो थ्रू द जंक्शन, और ये माइक्रो एम्पियर का है, जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के बताया है। ये ठीक, वो जो डायग्राम थी वहीं से आपका ये वाला पोर्शन निकल के आ गया है यहाँ पे। तो V निगेटिव एंड दिस इज रिवर्स करंट। जब रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम डायोड को, तो धीरे धीरे ये रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे एक ऐसी वैल्यू तक के, तो उससे मटेरियल क्या होगा, ओवरहीट होगा, और ओवरहीट की वजह से ये जो जंक्शन है ये एकदम सडनली ब्रेक डाउन होके करंट को फ्लो करवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो डेवलप हुए हैं ये ब्रेक हो जाएंगे लार्ज नंबर्स में। ये डिप्लेशन रीजन जो है, इसी में जो बॉन्डिंग तैयार हुई है कोवेलेंट की, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, और इस वजह से बहुत सारे जो चार्ज कैरियर पार्टिकल्स है ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो डायोड है ये अब ज़्यादा समय तक के बिहेव नहीं करेगा डायोड बोलकर, ये मटेरियली ब्रेक डाउन हो जाएगा ओवरहीटिंग से, और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं एवलांच ब्रेक डाउन। सो दिस इज द पार्ट आफ्टर विच ओवरहीटिंग से मटेरियल ब्रेकडाउन होकर करंट सडनली फ्लो हो जाता है। ये वाले रीजन को हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, और इस केस को जहां हम नी वोल्टेज कह रहे थे यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट हैपेंस एक्चुअल सेंस में इन द जीरो बायस जंक्शन डायोड में? क्या वहां पे भी कोई करंट फ्लो होता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर हो रहा है? क्या जीरो बायस जंक्शन डायोड में भी कुछ होता है? सबसे पहले जीरो बायस जंक्शन डायोड क्या है? ये ऐसी केस है जहाँ पे हमने पी टाइप और एन टाइप के रीजन को कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो इसका डायग्राम, एन टाइप के अंदर आपके बहुत सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पी रीजन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव वाले, और यहाँ पे ये आपका डेवलप हो चुका है डिप्लेशन लेयर। तो जब डायोड के टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ में अगर हमने कनेक्ट कर दिए, तो कुछ होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है पी साइड में, इनमें कुछ थर्मल एनर्जी रहेगी, जिससे ये अपने पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक डाउन करके करंट बनाए। इस करंट को हम लोग फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ओके, कब? जब आप एन और पी रीजन को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे उस केस में। सिमिलरली अब ये कुछ जो होल्स रहेंगे जो एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने की वजह से, मूव करने की वजह से डेवलप हुए हैं, ये भी करंट प्रोड्यूस करेंगे। इसे हम लोग रिवर्स करंट कहेंगे। और इस केस में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतने ही होल्स तैयार हो रहे हैं, और जितना ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल ये मूव करेंगे उतने ही, अब ये मूव करना मतलब एक्चुअल सेंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाना। इस केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता, और इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स है, या हम कहेंगे कि बोथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जब बोथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्चुअल सेंस में करंट जो है ये वाला जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। करंट वैसे रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से हम नेगेटिव करंट लेंगे, और उतनी ही क्वांटिटी के अंदर होल जनरेट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव करंट डेवलप हो रहा है। सो दैट्स वाई नेगेटिव और पॉजिटिव कैलकुलेशन अगर करें तो ये इक्वल अमाउंट के अंदर होने की वजह से टोटल जो नेट करंट है ये वाला जीरो बायस्ड कंडीशन में जीरो ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मटेरियल रखा हुआ है या शॉर्ट किया हुआ है तो उसमें से करंट आउटपुट के रूप में आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इंटरनली करंट एक दूसरे को सेटल कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक्स में देयर आर मूवमेंट्स
and due to that movements there is production of current, but at as करंट का मैग्नीट्यूड अपोजिट है, इसीलिए ओवरऑल नेट जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगर आप, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी के कारण हो रहा है, तो अगर आप टेम्परेचर पीएन जंक्शन का अगर रेस करेंगे तो इस वजह से इक्विलिब्रियम जो पहले था वो इक्विलिब्रियम की स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम रहेगा ही रहेगा। मतलब मान के चलिए यहाँ पहले 10 इलेक्ट्रॉन या 10 होल्स तैयार हो रहे थे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से 20 इलेक्ट्रॉन और 20 होल्स तैयार होंगे, तो इक्विलिब्रियम तो सेटल डाउन होगा, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से दे हैव गिवन द रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द मोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इंक्रीज इन द लीकेज करंट, बट एज देयर विल बी अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, इट विल बी ऑल्सो सेटल डाउन on the different value of equilibrium. Now moving on to the static and dynamic resistance of the diode. As we have studied current आ गया, आपके पास वोल्टेज आ गया, तो ओहम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस तो बनता है ना। सो V equal to IR, as you are having voltage and current you can calculate resistance. So let's calculate the static and dynamic resistance of the diode. Now characteristics of the ideal diode अगर हम लोग देखें तो क्या है, वोल्टेज आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे सर, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाना चाहिए। ये आइडियल केस है कंडक्टर या डायोड की, ये आइडियल केस हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि हम आइडियल जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं कि जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमको करंट में मिलना चाहिए। मतलब आइडियल डायोड जो है, जो कि एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, तो आइडियल डायोड ये ज़ीरो रेजिस्टेंस अप्लाई करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तभी तो आपका जितना पोटेंशियल आप लगा रहे हो डिफरेंस का, उतना डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि R की वैल्यू ज़ीरो, ओके, कैलकुलेशन पर्पस में इट्स डिफरेंट थिंग, बट रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो रहा है तो जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बैरियर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, नॉट पोटेंशियल बैरियर बट पोटेंशियल डिफरेंस, V जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ना चाहिए। So V is directly proportional to I, and for this thing R should be very very low, and what will be the lowest value of our resistance? Zero. Negative resistance apply इस केस में वो कॉन्सेप्ट नहीं हम इंक्लूड कर पाएंगे। Now फॉरवर्ड बायस मोड और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस मोड में, क्योंकि रिवर्स बायस मोड के अंदर अपोजिट पोलैरिटी आ जाती है। तो आइडियल डायोड क्या केस, जब रेजिस्टेंस क्या रहे ज़ीरो और रिवर्स बायस में क्या रहे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो उस केस में वोल्टेज जितना दोगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। और ग्राफ कैसा मिलेगा, ये आइडियल डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एट द पॉइंट। अब एक्चुअल सेंस में तो सर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल सेंस में कैसा है, ये जा रहा है फॉरवर्ड बायस का, तो ये फॉरवर्ड बायस का अगर हम लोग V और I ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, और अगर हमें रेजिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पता करना है तो कैसे पता करेंगे। सो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड बायस डायोड, जो कि इस फिगर के अंदर, फिगर 14.24 के अंदर बताया था, वहां से ये उठा के लाए हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब डायरेक्ट करंट से जो हमें मिलता है, ये कैसे पता करेंगे। सो RG इक्वल टू V अपॉन I। और डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। देखिए सर, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा है रेजिस्टेंस कितना है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का वोल्टेज और इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकला हुआ करंट, इसका जो रेशियो लेंगे ये हमें मिलेगा रेजिस्टेंस एट स्टैटिक और DC लेवल। क्योंकि डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और करंट है ये
कुछ इस तरीके से मिलती है आपको। ओके, सो इट कैन फ्लक्चुएट इन 0 एंड 1 आइडियल केस में, जैसे हम बताते हैं। लेकिन एसी की अगर आप बात करेंगे तो एसी में क्या होता है, ये इस तरीके से करंट मूव होगा, मतलब यहाँ पे वेरिएशन आएगा। अब वेरिएशन आ गया तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कैलकुलेट करना काफ़ी डिफरेंट होगा ना, तो इसीलिए हम लोग रेंज चूज करते हैं। और रेंज के लिए ये डेल्टा का सिंबल बताया है कि फिर अगर आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू पे डायनेमिक रेजिस्टेंस पता करना है, दैट इज चेंजिंग रेजिस्टेंस पता करना है, तो आप बेटर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर वोल्टेज का जो चेंज आया है और इस वजह से इतने ही समय में करंट का जो चेंज आया है, इसका रेशो लीजिए। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो स्टैटिक का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल वोल्टेज और करंट का रेशो, और डायनेमिक मतलब चेंजिंग के लिए, क्योंकि एसी में चेंज होते जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक रेंज का इस्तेमाल करेंगे। होप सो यू डू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स सी अ प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इट। सो एग्जांपल 14.3, इट रेफर्स टू अ फिगर shown below and what they are telling, find the resistance between the point A and B when an ideal diode is in forward bias and reverse bias। ओके ठीक है भाई, देखते हैं। फिगर ए, बी एंड सी दिए हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी पॉइंट दिए। पहले तो प्रॉब्लम ही बराबर चेक कर लिया करो। तो ए और बी दोनों के बीच का क्या पता करना है आपको, रेजिस्टेंस पता करना है। ओके, जब ये फॉरवर्ड बायस में लगा है और रिवर्स बायस में लगा है, और कैसा डायोड है, डायोड के भी टाइप होते हैं, वहाँ देखा था ना जीनर डायोड, तो यहाँ पे ये आइडियल डायोड है। ओके, पॉज करके पहले तो आंसर निकालने की कोशिश करो, जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो है। नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग ऑन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो जो पहली फिगर है इसके हिसाब से यहाँ पे एक ऑलरेडी डायोड है, इस डायोड का भी एक मटेरियल से बना है सेमीकंडक्टर, जो अपना एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा कुछ ना कुछ। सो हमें पता है कि जब हम किसी आइडियल डायोड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कैसे रहेगा, 0। तो अगर मैं ये फॉरवर्ड बायस में लगाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस 0 है, 0 है। इस केस में ये क्या होगा, 30 प्लस 0 दैट इज 30, और नीचे भी 30 ओम। दोनों पैरेलल में आने की वजह से 1 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन, कैसा, जब फॉरवर्ड बायस्ड में तब। तो रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस कितना होगा इसका, क्रॉस करके this will happening to be 30 into 30 divided by 30 plus 30, that is 15 ohm। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस तो 0 है। अब सेकेंड केस लेते हैं इसमें, कि जब रिवर्स बायस के अंदर मैं ए और बी को कनेक्ट करूंगा तब ये वाला रेजिस्टेंस हो जाता है इनफाइनाइट। सो इन दिस सर्कमस्टांसेस दिस इनफाइनाइट प्लस 30 ओम विल बी इनफाइनाइट ओनली, और इनफाइनाइट पैरेलल में 30 में लगाया है। तो पहले तो ये दोनों करेंगे हम, 30 प्लस इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, एंड इनफाइनाइट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0। अब ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल में आ गए, सो 1 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो जाएगा नीचे 0 बाय 1। ये 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा ना, ये 1 ऊपर चला जाएगा। ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में आए हैं। अब इस केस में अगर हम लोग सॉल्व करें, स्टिल इट्स गोइंग टू बी इनफाइनाइट, राइट। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय r, so this is 0 plus 1 divided by 0 into 30, that is 0 equal to 1 divided by r। आगे 1 divided by 0, so 1 divided by 0 equal to 1 divided by r, so resistance will be 0। अंडरस्टैंडिंग। तो
रिवर्स बायस के अंदर अगर मैं लगाऊंगा तो ये वाला रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इट्स वेरी 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 सिंपल थिंग। ओके, नाउ अगर यही क्वेश्चन अब मुझे थोड़ा सा सेकेंड टाइप से देखना है, या इसका जो सेकेंड पार्ट देखना है, आपको ये ध्यान देना है कि बदले हुए सिलेबस के अंदर ना टेक्निकल नॉलेज जो आपने अभी तक का थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। अगर आपको दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो ये वाला अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जीरो और इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट पता रहना बेहद ज़रूरी है। अब दूसरी फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ डायोड ही नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल सिर्फ दो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। इस केस में अगर मैं फिगर बी देखूं जहाँ पे डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायस के अंदर लगाऊंगा तो आइडियल जो डायोड रहेगा ये कंडक्टर के समान बिहेव करेगा, और अगर ये कंडक्टर के समान बिहेव कर रहा है तो उस केस में व्हाट विल फाइंड आउट कि नॉर्मली सी और डी दोनों के दोनों पैरेलल सर्किट बन जाएंगे, और पैरेलल सर्किट के लिए ए और बी का जो रेजिस्टेंस है आर ए बी ये क्या होगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30, दैट इज जो हमने इसके पहले सॉल्व किया, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 विल बी द 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, और सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है 15 ओम। मतलब ए और बी का रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस 15 ओम। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग थोड़ा सा सी की अगर बात करें तो ये कैसे होगा, देखिए सी के अंदर आपको एक स्विच दिया हुआ है। स्विच अगर कनेक्टेड रहता तो डायरेक्ट ऐसा ज्वाइन होता था, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। स्विच ओपन है मतलब इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना बचता, इतना ही बचेगा क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन से फ्लो होगा। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा फिगर सी शोज दैट सर्किट व्हेन द डायोड रिवर्स बायस के अंदर होगा तभी वो करंट कंडक्ट नहीं करता है। मतलब ओपन स्विच को आप रिवर्स बायस के डायोड जैसे बिहेव करवा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग? एज हियर डायोड नहीं दिया है, मतलब डायोड होगा भी तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, इसीलिए कंडक्टिंग कर रहा है। ये केस इंक्लूड करके हमने आंसर निकाला है। सेकंड, यहाँ पे जब ओपन सर्किट दिया हुआ है मतलब डायोड है, क्योंकि यहाँ क्या दिया है कि डायोड आइडियल है इसमें प्रेजेंट, ये ध्यान में रख के आप करो। ये डायोड के अलग अलग टाइप है। डायोड को हम लोग एज इन स्विच बोल के भी इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन स्विच मतलब डायोड रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। और स्विच अगर आप शुरू रखेंगे या यहाँ पे ये स्विच यहाँ ओपन का मतलब है कि कनेक्टेड नहीं है, इस केस में भी ये करंट फ्लो नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग? नाउ द रिमेनिंग पोर्शन इज we can say the theoretical one. Let's go. 14.8 semiconductor devices. What are the advantages and disadvantages? So parallel ग्राफ में कंपैरिजन करके बताया है आपको कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है ये वाली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय द अमाउंट ऑफ डोपिंग, और इस हिसाब से हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सूट करने वाले मटेरियल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एडवांटेज है। कितने क्वांटिटी में करंट फ्लो करने वाला मटेरियल चाहिए निकालो। दूसरा, इनकी साइज बेहद स्मॉल होती है और ये लाइट वेट होते हैं, सो इजी टू कैरी। दूसरा, ये बहुत ही स्मॉल वोल्टेज में ऑपरेट होते हैं। आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज देखा है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम, और इससे फिर जो करंट प्रोड्यूस होता है ये मिली एम्पियर, मिली वोल्ट, मतलब अगर ये वोल्टेज करंट अगर उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज भी आपको मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट, सो नॉट अ माइक्रो वोल्ट प्रैक्टिकली, बिकॉज रिवर्स बायसिंग के अंदर ना आपको वोल्टेज ज़्यादा ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ डिप्लेशन लेयर की साइज इंक्रीज होती है। लेकिन आपको अगर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर करंट भी प्रोड्यूस करना है उस केस में वी कैन से दैट कि जो वोल्टेज है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, दैट इज़ मिली वोल्ट में अप्लाई किया हुआ चलेगा। थर्ड वन इज़ कि देयर इज़ नो हीटिंग इफेक्ट ऑकर। ये रिवर्स बायस में नहीं होता है। रिवर्स बायस में थर्मल हीटिंग इंटरनली होने की वजह से मटेरियल ब्रेकडाउन होता है, लेकिन मोस्टली फॉरवर्ड बायस के अंदर मटेरियल थर्मली स्टेबल होते हैं और वो हीट नहीं होते। दूसरा, डोपिंग ज़्यादा करने की वजह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी जो है ये फास्ट होती है कम साइज के कंपैरिजन में। और इन गेट्स का इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े इंटीग्रेटेड सर्किट्स तैयार कर सकते हैं। सो फैब्रिकेशन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्किट्स,
इंटीग्रेटेड मतलब जिसके अंदर आपके पास 1000 कंपोनेंट है या उससे ज़्यादा है, वो आप आसानी से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ही सेंसिटिव है। अगर इसके आजू बाजू में आप कोई भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज़ अगर लेके आ जाएंगे जिसके ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज इंटरनल चार्ज की असेंबली को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा, ये लो पावर के ऊपर कंट्रोल कर किए जा सकते हैं, हाई पावर ग्रिड्स के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेडिएशन में अगर आप इसको एक्सपोज करोगे तो रेडिएशन की वजह से थर्मल एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी और थर्मल एनर्जी की वजह से अगेन सेंसिटिविटी, तो इसीलिए सेंसिटिविटी टू रेडिएशन है। इसके पॉजिटिव भी इफेक्ट है, लेकिन ये मेजरली डिसएडवांटेजेबल की काम करता है। टेम्परेचर को फ्लक्चुएशन देगा, ये मतलब टेम्परेचर को फ्लक्चुएशन देगा मतलब टेम्परेचर में अगर इसको रखेंगे आप तो ये सेंसिटिव हो जाएगा और ये फिर कंट्रोल मैनर में काम नहीं करेगा। इन्हें जब भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये बहुत ही प्रिसाइजली कंट्रोल तरीके से मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है ताकि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमें डिज़ायर्ड है वो कंट्रोल में रहे। और सबसे लास्ट, बहुत ही कम मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बोल के इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट वन इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, वेयर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट इन नियरली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के मेजर जगह पे, बट द फर्स्ट एंड मेजर वन इज सोलर सेल। सो व्हाट इज सोलर सेल? तो सनलाइट से जो या लाइट एनर्जी से मिलने वाली जो एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, खास करके रिमोट एरिया में जहाँ पे हम वायर या जो लाइन है, वायर लाइन नहीं लेके जा सकते वहाँ पे। और जो सैटेलाइट्स है वहाँ पे कैसे वायर ले जाएंगे, या स्पेस प्रोब जैसे आपने मंगलयान भेजा था मंगल ग्रह को पता करने के लिए, वहाँ कैसे उसे करंट देंगे, या स्पेस स्टेशंस जो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है। तो ऐसी सभी लोकेशंस पे लेकिन क्या है, लाइट है, तो उस लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ऑपरेट किए जा सकते हैं। फोटो रेजिस्टर्स, ये बेसिकली तिजोरी जो आपकी रहती है वहाँ पे लगाए हुए होंगे। जैसे ही चोर ने खोल दिया और वो तिजोरी के अंदर लगे फोटो रेजिस्टर्स के ऊपर लाइट गिरा, तो लाइट उस पर गिरने की वजह से वो करंट फ्लो करवाता है और इट डू चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस, सो इट्स एक्चुअली लोअर्स इट्स रेजिस्टेंस एंड दस करंट का फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे फिर अलार्म बजेगा चोरी हुई। थर्ड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सो बीपीटी, ये इंजीनियरिंग के अंदर आने वाला कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 जंक्शन रहेंगे और 3 टर्मिनल रहेंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये बाद में आएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, लेकिन 12th में भी इसका प्रॉब्लम बेस्ड कुछ पार्ट है। ट्रांजिस्टर ये 2 पी के बीच में एक एन सैंडविच करके, तो पी एन पी, और 2 एन टाइप के मटेरियल के बीच में एक पी घुसा के, तो एन पी एन, इस 2 टाइप के ट्रांजिस्टर रहेंगे। कंडक्शन ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की मदद से, क्योंकि 2 अलग वैरायटी है, फ्लो हो सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर डिज़ाइन और फैब्रिकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपके पास है उनमें ये ट्रांजिस्टर यूज़ होता ही होता है। फोटो डायोड, सो फोटो डायोड आर एक्चुअली द डायोड, ये चमकेंगे, लाइट एनर्जी जो है एक्सपोज करेंगे। सो इट कंडक्ट व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ लाइट। एलईडी टीवी लाइट इमिटिंग डायोड, सो बेसिकली दीज आर टाइप ऑफ डायोड विथ अ स्मॉल, जब उसमें से करंट पास करेंगे तो वेराइटी ऑफ कलर्स इमिट करता है। तो यहाँ दिया है कि इमिट्स द लाइट व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। एंड हमारे घर के अंदर एलईडी जो लैंप्स है ये सेम तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। इसमें बहुत ही कम पावर कंज्यूम होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है और लाइफ काफ़ी लॉन्गर होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी, सस्ते भी आते हैं। सॉलिड स्टेट लेज़र, लेज़र के बहुत सारे इस्तेमाल है। ये एलईडी का ही एक स्पेशल टाइप है, लेकिन इसमें से जो लाइट निकलता है ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाला निकलता है, जिसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और जो पावर भी लेस कंज्यूम करेगा।
लेज़र कटिंग मशीन जैसी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में। फिर इनका पावर अगर दिया जाए तो ये जो लेज़र बीम है इसे डिस्टेंस गिनना या सर्जरी करना ये भी पॉसिबल है। IC दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, मोस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टुडेज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये बहुत ही स्मॉल डिवाइस रहेगा जिसमें हज़ारों या 100 डायोड और ट्रांजिस्टर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में जुड़कर बड़े बड़े काम करेंगे। सो दिस आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बाद में एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड द पीएन जंक्शन डायोड। नाउ let's look on the one of the last topic, that is 14.10 and it's thermistor. thermistor ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर रहेगा। इसका रेजिस्टेंस बदलेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। दो टाइप के होंगे, एक तो ऐसा जिसे हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं और दूसरा जिसे हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या PTC ये नाम देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला है थर्मिस्टर, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा इस चीज़ का। इसीलिए मतलब ये बेसिकली अगर आपको समझना है तो इसमें अपोजिट या इन्वर्स बिहेवियर रहेगा। सो नेगेटिव मतलब अपोजिट हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर सेंसर बोल के, और जहाँ जहाँ टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है वहाँ पे भी ये सेंसर्स आपको टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर अगर चले जाए तो आगाह कर देते हैं, बता देते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ये, इनमें आप पाओगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो। ये मेनली सीरीज में यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स में। अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करके आउटपुट इंक्रीज करना है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। ये रीयूजेबल फ्यूज़ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। घर के अंदर जो अभी फ्यूज़ लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, जो जैसे ही एक लिमिट के ऊपर करंट हो जाता है तो सर्किट कुछ देर के लिए अपने आप ही बंद हो जाता और कोई भी जीवित हानि होने से हम बचते हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टेम्परेचर इंक्रीज जैसे ही हो जाएगा करंट ज़्यादा पास होने की वजह से, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे लिमिट कंट्रोल का जो है, करंट का जो लिमिट है वो कंट्रोल में रहेगा और ये पास करने देता है करंट ओनली ए पर्टिकुलर सिचुएशंस में, ताकि फिर प्रोटेक्ट हो सके ओवर करंट की वजह से जो भी सिचुएशंस आती है, जैसे टीवी का उड़ जाना हो गया, करंट लग के किसी की जान चली जाना। सो थर्मिस्टर आर ये थर्मली सेंसिटिव मटेरियल होते हैं जो मेजर किस से बनेंगे, मेटल ऑक्साइड से बनेंगे। सो यूजिंग मेटल ऑक्साइड तैयार होते हैं आपके थर्मिस्टर्स। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज electric and electronic devices. So there is a difference between electric and electronic device. Electric device, what they do, these are the device which convert electrical energy into some form, like fan electrical energy use किया और मैकेनिकल एनर्जी गोल 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 घुमा ताकि आपको हवा मिले। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया और उसको कन्वर्ट किया कूलिंग के प्रोसेस में, मतलब टेम्परेचर कंट्रोलर। फिर गीज़र, गीज़र क्या, अगेन इलेक्ट्रिक करंट लिया और उससे हीट एनर्जी बाहर इमिट की जिससे पानी गर्म हो गया। तो बेसिकली दीज आर द डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में लेंगे कंपल्सरीली और आउटपुट में अलग तरीके की एनर्जी देंगे। इनमें जो करंट की वर्किंग रेंज होती है ये मिली एम्पियर से लेके एम्पियर तक के फ्लो होगी। एनर्जी
मॉडरेट टू हाई, इसीलिए घर के बिजली के बिल एवरेज या उससे ज़्यादा ही आएंगे। और जो भी अप्लायंसेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, इनकी जो साइज़ देखेंगे तो ये एवरेज से बड़ी साइज़ रहेगी। मेनली ये कॉस्टली भी होते हैं। उसी में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखें तो ये कंट्रोल्ड या सिक्वेंशियल चेंजेस इन करंट जो है इसके मदद से यूज़ होंगे। मतलब कंपेयर टू दिस काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर कंट्रोल्ड अगर हम लोग करंट दे, और सिक्वेंशियल मतलब अल्टरनेटिंग, जो भी अल्टरनेटिंग का मतलब तो एक और उसके बाद में ब्रेक करके फिर वापस से एक, बट सीक्वेंस प्रॉपर मैनेज करके वैसे अगर करंट दे तब काम होते हैं। कैलकुलेटर, आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, रिमोट कंट्रोलर घर का जो टीवी के सेट का है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिकली जिसके अंदर वो आपको वो ग्रीन वाला चिप दिखेगा ना, वो वाला। अब हमने तो देखा कि ये नैनो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के बीच में भी ऑपरेट होता है। इतना कम करंट लग रहा है मतलब एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी लो है। साइज़ बहुत छोटा, इतनी सी मोबाइल फ़ोन में आईसी रहेगी और उस आईसी के अंदर 100 से भी ज़्यादा डायोड और ट्रांजिस्टर्स, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो भी वो डायोड आते हैं या ट्रांजिस्टर अगर हमारे उड़ गए या आईसी अगर बेकार हो गई, दे आर वेरी चीप, बट मार्केट में वो काफ़ी महंगे बेचे जाएंगे, बट नॉट कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये चैप्टर पूरा एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो वाले प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, so that in class 12th you are going to be ready for the next chapter. Thank you very much.